Assalamu alaikum everyone. Today we'll talk about the general questions that people ask about CSS essay और आज हम इसमें बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से लेकर थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस तक सारे सवाल जो हैं उनको डिस्कस करेंगे. The first question is how many essays are required to write in the exam? Although it's a very easy question, still मैं इसको आंसर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होता. तो आपके पास 100% चॉइस होगी. 10 एसेस आएंगे यानी टॉपिक्स आएंगे और आपको उनमें से सिर्फ एक ऐसे करना होगा 3 आवर्स में. द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द वर्ड लिमिट फॉर द ईच ऐसे. ईच ऐसे के लिए आपको 2500 से 3000 वर्ड्स तक ऐसे को कंप्लीट करना है, कॉम्प्रिहेंसिवली कंप्लीट करना है और 3 आवर्स के अंदर ही कंप्लीट करना है, इंक्लूडिंग योर आउटलाइन, इंट्रोडक्शन एंड टिल कंक्लूजन. उसके बाद है हाउ मच टाइम इज अलॉटेड फॉर द इंग्लिश ऐसे पेपर. दैट इज 3 आवर्स. What are the key areas to focus on while preparing for CSS English essay? Now this is a kind of a bit explanatory question. Key areas focus करने के लिए you need to understand the domains. हर स्टूडेंट हर डोमेन को प्रिपेयर नहीं करता ऐसे में. फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चे ने वमेन या जेंडर स्टडीज़ की डोमेन को अटेम्प्ट कर लिया है कि मैं इसी को ज़्यादा प्रिपेयर करूँगा, तो वो उस डोमेन को प्रिपेयर करेगा, उस टॉपिक को सिर्फ प्रिपेयर नहीं करेगा. अब डोमेन से क्या मुराद है? डोमेन से मुराद ये है कि इफ़ आई एम स्टडिंग एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जेंडर स्टडीज़ एंड फॉर वुमेन स्टडीज़, ताकि मैं अपने ऐसे में भी इसको इनकलकेट कर सकूँ, तो मुझे हर की एरिया जो वुमेन से रिलेटेड है मुझे उसके बारे में ये बात करनी होगी. फॉर एग्जांपल आपको ये भी पढ़ना होगा कि वह जेंडर इनइक्वालिटी क्या है. आपको ये पढ़ना होगा कि ग्लोबली वुमेन जो है उनको किस तरह मार्जिनलाइज किया जाता है. आपको ये पढ़ना होगा कि वेस्ट और ईस्ट की जो वुमेन के साथ जो ट्रीटमेंट है उसमें क्या फ़र्क है. फिर आपको इनको पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल, कल्चरल, हेल्थ, एजुकेशन, इन सारे फैक्टर्स के ऊपर आपको इनमें बात करनी होगी. आपके पास सारे फैक्टर एंड फिगर अलॉन्ग विद इन्फॉर्मेशन होने चाहिए. आपको पता होना चाहिए जेंडर इंडेक्स गैप क्या है, कौन सी कंट्री पहले नंबर पे है, कौन सी कंट्री दूसरे नंबर पे है. मतलब आपने उस डोमेन को यूँ प्रिपेयर करना है कि उससे रेलिवेंट कोई भी टॉपिक आए तो यू वुड बी एबल टू अटैम्प्ट दैट. बच्चे क्या करते हैं कि वो सिर्फ एक जेंडर इक्वालिटी का टॉपिक लेते हैं और उसको कर लेते हैं. उससे क्या होता है जेंडर इक्वालिटी के एक टॉपिक से कि अगर वो थोड़ा सा भी डिफरेंटली आपसे एक ऐसे पूछ लेता है, पूछता जेंडर से रेलिवेंट ही है, तो आपको पता चलता है कि यू आर नॉट एबल टू राइट इट, क्योंकि आपकी डायरेक्शन वहाँ पे ख़राब हो जाती है. तो यू हैव टू गो फॉर डोमेन्स. जो साइंस के बच्चे उनको मेरा ये मशवरा है कि गो फॉर इन्वायरमेंटल एसेस, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है. गो फॉर AI, IT, क्योंकि बड़े टेक्निकल से एसेस हैं और टेक्निकल टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, थोड़ा बहुत रट्टा भी चल जाता है कुछ चीज़ों में उनमें, तो आप उनकी तरफ जाएँ. जबकि जो दूसरे बच्चे हैं जो सोशल साइंसेस के हैं, ह्यूमैनिटीज़ के हैं, उनको ये मेरा मशवरा है कि आप जेंडर को ज़रूर एरिया को देखें, इसके अलावा सोशल एसेस को देखें. आप लिटरेरी एसेस जो हैं उनकी तरफ भी थोड़ा सा जाएँ. और ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि लिटरेरी ऐसे मैं कर ही नहीं सकता या कर नहीं सकती. लिटरेरी ऐसे अटैम्प्ट करने से अगर वो पास हो जाए तो वो कभी भी 40 मार्क्स से सच पास नहीं हो रहा होता, फिर वो ज़्यादा अच्छे मार्किंग से पास होता है. तो आपके पास चांस होता है कि स्कोर कर रहे हैं तो आप ज़्यादा अच्छा स्कोर कर रहे हैं. तो उसके लिए भी क्या करना है, उसके लिए अगर कोई बच्चा रीडर है तो दैट इज़ गुड. तो आपको फिर क्या करना है कि बस उस चीज़ को अच्छे से प्रिपेयर करना है एंड देन यू जस्ट नीड टू गो एंड एस. व्हाट टाइप्स ऑफ द एसे आर आस्क्ड इन CSS, दैट इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ज़्यादातर हमारे पास एक्सपोजिटरी एसेज आते हैं और एक्सपोजिटरी जो एसेज हैं वो क्या हैं कि जो स्टेटमेंट आई है एज इट इज़ आपने उसी को एक्सप्लेन करते जाना है कॉम्प्रिहेंसिवली. अब उस पर जब आप आर्ग्यूमेंट्स देंगे, उसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं वो एनालिटिकल नेचर में, आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर में निकल जाएगा. कुछ ऐसे हमारे पास ऐसे हैं जिसमें हम थीसिस, एंटी थीसिस और सिंथेसिस वाली एक फार्मूला को अप्लाई करेंगे. कैसे? फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कर्स है या एक ब्लेसिंग है. तो अगर तो आपके पास कर्स के ज़्यादा पॉइंट्स हैं, यू नो कि कर्स ही है ये, और ब्लेसिंग के बारे में आपके पास बहुत थोड़ी अमाउंट है बात करने के लिए, तो आप इसे परसुएसिव ऐसे के तौर पे देख सकते हैं और आप सारे आर्ग्यूमेंट्स कर्स वाले के लिखेंगे, उसके हक में लिखेंगे, और ब्लेसिंग वाला आर्ग्यूमेंट आप इतना ज़्यादा नहीं लिखेंगे. इससे क्या होगा, ऐसे ठीक हो जाएगा और परसुएसिव सेंस दे जाएगा. लेकिन एक और तरीका इसको अटैम्प्ट करने का क्या है, दैट इज़ टू गिव एन आर्ग्यूमेंट कि आप पहले ब्लेसिंग पे बात कर लें, फिर आप कर्स पे बात कर लें, फिर आप बताएं कि उस कर्स को ब्लेसिंग में चेंज कैसे किया जा सकता है. तो यानी यू कैन मेक 3 पार्ट्स या 3 सेक्शंस ऑफ योर आउटलाइन, थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस. यानी प्रॉब्लम और फिर प्रॉब्लम जो है उसकी दूसरी साइड कि मतलब किसी चीज़ की चीज़ क्या है, और फिर उसके सॉल्यूशंस भी समहाउ. तो इस तरह करके भी आप लेके जा सकते हैं. फिर एक और ऐसी की टाइप है जो बच्चे बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट करते हैं, दैट इज़ प्रॉब्लम ऐसे इटसेल्फ. यानी जिसमें प्रॉब्लम पूछी गई है, जिसमें कॉज इफेक्ट सोल्यूशन आ रहा है, या जिसमें वो ऐसे कोई प्रॉब्लम पूछ रहा है जिसमें सिर्फ इफेक्ट्स पूछ रहा है या सोल्यूशन पूछ रहा है.
तो बहुत सारे बच्चे ऐसे ऐसे को अटैम्प्ट करते हैं। इस तरह के ऐसे को अटैम्प्ट करें, लेकिन देखें कि ऐसा तो नहीं है कि अगर 10,000 बच्चा अपीयर हो रहा है तो 8,000 बच्चा इस ऐसे को ही कर रहा है। अगर ऐसा करे तो रिलेटिव मार्किंग में ऑटोमेटिकली वो ऐसे ज़्यादा हिट भी होगा, ज़्यादा फेल भी होगा, क्योंकि उससे ज़्यादा बच्चे अटैम्प्ट करेंगे। तो अपनी डोमेन्स को जहाँ पे आप करंट अफेयर्स के साथ और दूसरे जैसे AI जैसे टॉपिक्स के साथ, मतलब कोई भी आप डोमेन ले लें उसको प्रिपेयर करें, उसके साथ साथ अपने आप को थोड़ा सा क्रिएटिव एबिलिटीज़ पे थोड़ा सा करें फोकस, और कुछ ऐसे एसेस को भी अटैम्प्ट करें जो लिटरेरी हो नेचर में, ताकि एग्ज़ाम वाले दिन अगर आपके पास चांस बने और आपके सामने एक ऐसा टॉपिक आ जाए कि आपको लगे कि मैं लिटरेरी ऐसे भी उतना ही अच्छा लिख सकता हूँ जितना मैं ये करंट अफेयर का ऐसे अच्छा लिख सकता हूँ, तो गो फॉर अ लिटरेरी ऐसे। यानी आपने ना वहाँ बैठ कर करना है इन सारी चीज़ों का हिसाब किताब। तो इसमें इस हिसाब से लिटरेरी ऐसे भी आएंगे पेपर में, प्रॉब्लमेटिक ऐसे भी आएंगे, और समटाइम्स लिटरेरी ऐसे थोड़े ज़्यादा आ जाते हैं। समटाइम्स जैसे पिछले साल 2024 में क्या हुआ कि उसने आपसे करंट अफेयर ज़्यादा पूछ लिए। करंट अफेयर आए तो वो सारे के सारे एक्सपोजिटरी नेचर के थे, एज इट इज़ चीज़ों को एक्सप्लेन कर देना था जैसे उसने पूछी हैं, बस उसको सही से एनालाइज करना था बाय एडिंग केस स्टडीज़। बट ऑन दी अदर हैंड इफ़ यू टॉक अबाउट द लिटरेरी ऐसे, तो 2023 में हमारे पास 4 या 5 ऐसे जैसे थे जो थोड़े लिटरेरी नेचर के थे। तो हमें वो उसको भी बैलेंस करता है। वो ऐसा नहीं कि हर तरह की टाइप में से आपको एक ऐसे दे रहा है, लेकिन ये है कि यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ कि किसी भी डोमेन में से, किसी भी टॉपिक में से ऐसा ऐसे आ सकता है जो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, कि वो आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर का भी हो सकता है, और परसुएसिव का भी हो सकता है, लिटरेरी का भी हो सकता है, एनालिटिकल का भी हो सकता है। ठीक है। हाउ टू स्ट्रक्चर एन ऐसे, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। स्ट्रक्चर आपने कैसे करना है? सबसे पहले आप उसकी एक आउटलाइन लिखेंगे। आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद ड्रॉ से यहाँ मेरा मुराद है कि आपने उसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है। जो पॉइंट्स हैं वो फ्रेज फॉर्म में भी हो सकते हैं, सेंटेंस फॉर्म में भी हो सकते हैं। इफ़ यू फॉलो अ फ्रेज तो सारे फ्रेजेस लिखें, बट इफ़ यू फॉलो अ सेंटेंस तो फिर सारे सेंटेंसेस लिखें, मिक्स ना करें उनको, या फ्रेजेस लिखें या सेंटेंसेस लिखें। अब आफ्टर दिस आउटलाइन गो फॉर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपका बड़ा टू द पॉइंट होना चाहिए, और इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक नहीं होना चाहिए उसे इंट्रोडक्शन ऑफ ऐसे होना चाहिए, इसलिए इट शुड हैव द बर्ड आई व्यू ऑफ योर आउटलाइन एज वेल। उसके बाद बॉडी आ जाती है। बॉडी जो है उसके अंदर आप सारे वो पॉइंट्स को हर पैराग्राफ वाइज उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे, एंड पे आप कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन की मैं ये बात बता दूं कि यूजुअली बच्चे क्या करते हैं कि इंट्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, कंक्लूजन पे नहीं करते। तो कंक्लूजन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपके ऐसे का क्लोयर देख कर ये अंदाज़ा लगा लेता है कि एट द स्टार्ट ऑफ द ऐसे आपकी एनर्जी क्या थी, इस ऐसे को लेकर एट द एंड क्या है। आप थक तो नहीं गए, आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट्स, आपकी रेपिटेशन, आपके स्ट्रक्चर्स रिपीट तो नहीं हो रहे। वो सारी चीज़ें इस तरह की नोटिस करता है और उसे पता चल जाता है कि आपकी जो इंग्लिश है वो कहाँ पे खड़ी है। तो आपने इस चीज़ पे फोकस करते हुए अपने कंक्लूजन को भी अच्छे से करना है, जिस तरह आप अपने इंट्रोडक्शन के ऊपर फोकस करते हैं। तो हम इस तरह इसको स्ट्रक्चर करते हैं अकॉर्डिंग टू द आउटलाइन। मैं इसे शॉर्ट आंसर इसलिए दे रही हूँ कि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जाके इसके टॉपिक्स की सीरीज़ अगर हम बनाएं तो उसको हम अलग से बना सकते हैं, बट आज हम उन सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे जो हमसे जनरली जो हैं वो पूछे जाते हैं। What are the essential elements of a good essay? Thesis statement, transition, supporting evidence. Essential elements जो हैं वो हैं इंट्रोडक्शन, आउटलाइन, उसके बाद इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर मौजूद होनी चाहिए thesis statement. Thesis statement is your stance about the essay that should be very clearly stated in the इंट्रोडक्शन। अगर इंट्रोडक्शन के लास्ट पार्ट में आप इसे लिखें, यानी एज अ कंक्लूजन ऑफ योर इंट्रोडक्शन, तो फिर बहुत बेस्ट हो जाएगा इस तरह, क्योंकि उसकी जो कोहेरेंस है वो डेवलप हो जाएगी विद नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट इज़ क्रंच पैराग्राफ। तो इस तरह की जो चीज़ है उसको किया जा सकता है। इसके अलावा कोहेरेंस एंड कोहेजन के लिए डिस्कोर्स मार्कर्स को इस्तेमाल करें, वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। इसके अलावा कुछ बच्चे ट्रांजिशन लाइंस को ऐड करते हैं, तो मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि ट्रांजिशन लाइंस को अलग से ऐड करने से यू जस्ट मेक अ स्मॉल पैराग्राफ बिटवीन द बिग कंटेंट पैराग्राफ्स। तो उसको अवॉइड करें, ना करें, बल्कि अपने जो रेगुलर पैराग्राफ्स हैं उसमें ही ऐसे को चेन इस तरह करें कि हर पैरा अगले पैरा से अटैच लगे, थ्रू डिस्कोर्स मार्कर्स एंड थ्रू अदर टेक्निक्स, जो भी हम डिटेल में फिर पढ़ते हैं तो फिर हम बच्चों को समझाते भी हैं। देन देयर इज़ अ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट हाउ टू राइट अ कंपेलिंग इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन कंपेलिंग आपने इस तरह लिखना है कि आपने एक जर्नल बात करनी है, यानी जो भी ऐसे आया, जिस डोमेन से आया उसके बारे में कोई जर्नल बात करें। कोई पाकिस्तान का इशू पूछा गया है तो बताएं पाकिस्तान में बहुत सारे इशूज़ हैं और फलां एरिया से हैं, और फिर जिस इशू के बारे में उसने पूछा है स्पेसिफिकली उस इशू की तरफ आ जाएं। उसके बाद उसके बर्ड आई व्यू दें अपनी आउटलाइन का, एंड देन एंड योर इंट्रोडक्शन विद योर थीसिस स्टेटमेंट। इससे क्या होगा, इसकी प्रैक्टिस आप इतनी करें कि आप इसको मैक्सिमम 120 से मैक्सिमम 150 वर्ड्स तक लिख दें, इससे ज़्यादा बड़ा ना करें अपना इंट्रो। जब आप ये करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो इंशाल्लाह आपका बड़ा ही अच्छा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। कंक्लूजन में थोड़ा सा पॉजिटिव रहें हमेशा। कंक्लूजन में कोशिश करें कि बात का आइडिया सेम रखें, यानी अपने आइडिया को वापस जाके रिवाइज ज़रूर करें, लेकिन अपने आइडिया को यूँ ना लिखें कि एग्जैक्टली इंट्रोडक्शन के ही लाइन्स जो हैं कॉपी पेस्ट हो रही हैं आपके कंक्लूजन में। तो कंक्लूजन के अंदर एक पॉजिटिव सेंस दें, अपने ऐसे को यूनिवर्सल एस्पेक्ट दें,
चीज़ अगर नेशनल लेवल पे पूछी है तो उसमें इंडिविजुअल्स का जो एक रोल होना चाहिए, सोसाइटी को कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर थोड़ी सी बात, यानी किसी भी तरह की बात की जा सकती है। अपने कंक्लूजन के अंदर कोटेशन कोई ऐड कर सके किसी की, जो ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको क्लियर दे सके, वो ऐड करें। अपने इंट्रोडक्शन के बिल्कुल स्टार्ट में भी अगर कोई कोटेशन है आपकी जो अकॉर्डिंग टू द टॉपिक है, रेलेवेंट है, फिर वो भी ज़रूर दें, ठीक है। तो बहुत कंपेलिंग इंट्रोडक्शन लिखने के लिए ज़रूरी है कि आप एक जर्नल स्टोरी से बात स्टार्ट करें, उसको स्पेसिफिक लेकर जाएं। वो बहुत ज़्यादा एग्जामिनर को अट्रैक्ट करती है चीज़ कि इस बच्चे ने थोड़ा सा क्रिएटिव राइटिंग को इस्तेमाल किया और अपनी एबिलिटीज़ के थ्रू इसने ऐसे को किया कि रटी रटाई लाइनों के साथ नहीं आया। और रटी रटाई लाइन्स की भी क्या मसला है, कुछ बच्चे बड़ी अच्छी किताबों से बड़ी अच्छी लाइनें याद कर लेते हैं, लेकिन लेटर ऑन जब ऐसे लिखने की बारी आती है कुछ बातें तो वो लिख लेते हैं, लेकिन दूसरे या तीसरे पैराग्राफ में जो उनकी अपनी राइटिंग है वो निकल के बाहर आ जाती है। और जैसे ही आपकी राइटिंग निकल के बाहर आ जाती है, एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आपने चीज़ों को ज़्यादातर रट्टा मारा हुआ है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, उसको ज़ाहिर है बुरा इंप्रेशन है, तो इनसे बचने के लिए आप अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज़ पे गौर करें और उनको थोड़ा सा आप पॉलिश भी करें, ठीक है। व्हाट लेवल ऑफ वोकैबुलरी इज़ रिक्वायर्ड फॉर द CSS इंग्लिश ऐसे। बच्चों ये बात हमेशा याद रखें, उनको मास्टर लेवल रिक्वायर्ड नहीं है, अदरवाइज़ MA रिक्वायर्ड होता उन्हें CSS के लिए, ना ही उन्हें MPhil और PhD रिक्वायर्ड है। उनको रिक्वायर्ड है BA, यानी बैचलर्स आपने किया है आर्ट्स में तो आप CSS के पेपर्स दे सकते हैं। लोगों ने दिए भी हुए हैं और तारीख में देख लें लोग इससे पास हुए भी हुए हैं। यानी उनको BA लेवल की इंग्लिश चाहिए, बस BA लेवल की इंग्लिश हो, यानी बहुत ज़्यादा उनको बहुत मुश्किल वर्ड्स नहीं चाहिए। एक अच्छी वकैब के साथ आप लिखें उसको। अच्छी वकैब से मुराद जितनी भी वकैब हम ऑटोमेटिकली इतनी सालों में पढ़ चुके होते हैं और उसके बाद हम अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के थ्रू भी काफ़ी हद तक टर्मिनोलॉजीज़ को पढ़ लेते हैं, तो वो वाली वकैब हमें चाहिए। इसके साथ साथ हमें सही लिखना आना चाहिए। यहाँ सही से मुराद ग्रामर है, कंपोजिशन है। आप बहुत अच्छा वर्ड लिख रहे हैं लेकिन आप प्रेजेंट डेफिनेट गलत कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका ऐसे गलत हो जाएगा। पर इंट्रोडक्शन की गलती में आपकी टेंस की गलती आपके ऐसे के लिए जानलेवा है, तो आपने ये काम नहीं करना। तो आपको जो लेवल ऑफ वोकैबुलरी रिक्वायर्ड है दैट इज़ वेरी सिंपल कि आप BA लेवल पे करें। हाँ, अगर मज़ीद इसको लेकर जाना है और आप चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा फ्लावरी और बड़ा अच्छा ऐसे लिखें और आप उसको लगे कि आपकी बड़ी कमांड है लैंग्वेज पे, तो वो दैट इज़ एक्स्ट्रा। उसके लिए आप क्या करें कि आप अखबार पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें, आप डिफरेंट बुक्स पढ़ें और जो मुश्किल वर्ड्स लगते हैं उनको लिखें। उनमें से भी वो वर्ड्स याद करें जो स्पेलिंग्स में आसान है, याद करने में भी आसान हो, लेकिन वैसे वो नए वर्ड्स हों आपके लिए, तो उनको याद करें। एडजेक्टिव्स बहुत ज़्यादा याद करें, एडजेक्टिव्स याद करने से आपकी राइटिंग मज़ीद निखरती है, ठीक है। तो वो याद करें, उनको लिखें, तो अपनी राइटिंग प्रैक्टिस में लाएँ, उसके बाद ऐसे में ऐड करें, फिर आपको सही समझ आएगी इसको एज अ मीनिंगफुल वर्ड कैसे यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू इम्प्रूव वोकैबुलरी फॉर द CSS। इसका तकरीबन यही मेन ही क्वेश्चन था, इसका आंसर हो गया। व्हाट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स आर कॉमनली टेस्टेड। कंडीशनल सेंटेंसेस हैं या पैसिव वॉइस हैं। अगर आपके पास आ जाता है ऐसे तो ट्राई कि आप एक्टिव सेंटेंसेस को ज़्यादा प्रेफर करें रादर देन पैसिव। और अगर आप कंडीशनल सेंटेंसेस लिख रहे हैं तो फिर उसमें ज़रूर देखेंगे कंडीशनल सेंटेंस को के जो रूल्स हैं कि आप उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि फ़लाँ तरह के ही स्ट्रक्चर्स लिखें तो ये ऐसे पास होगा। आप सिंपल सेंटेंसेस लिखें लेकिन ठीक लिखें, उनको एक कोहेरेंस रखें, उनमें डिस्कोर्स मार्कर्स ऐड करें, अच्छे अच्छे फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐड करें, कंटेंट अच्छा रखें अपना, तो यकीनन आप कैसे पास हो सकते हैं, इसमें कोई ऐसे नहीं है बात। तो आपने इसको स्ट्रक्चर्स को ओवरऑल आपने ग्रामर के जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं उनको ठीक रखना है। हाउ टू अवॉइड कॉमन ग्रामेटिकल एरर्स। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है इसका, तो मैं बच्चों को हमेशा कहती हूँ आपके कोई भी सब्जेक्ट शायद आपको लगे 1 महीने के में तैयार हो सकता है, कोई ऑप्शनल या कुछ भी। इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है जो सालों की प्रैक्टिस है, और जिन बच्चों की स्पेशली स्कूलिंग जो है वो ग्रामर स्कूल से नहीं हुई या इंग्लिश मीडियम से नहीं हुई, उनको क्या करना चाहिए, उनको डेली कुछ ना कुछ लिख कर अपने टीचर्स को, इवैल्यूएटर्स को चेक करवाना चाहिए। इसके अलावा और कोई हल नहीं है इसका। आपको वो जब गलती बताएं आप गलती पॉइंट आउट करें और फिर कोशिश करें अपनी गलती को ठीक भी करने की। ये नेक्स्ट टाइम कॉन्शियसली एफर्ट करें कि आप वो गलती ना करें, इससे आपकी ग्रामेटिकल एरर्स होंगी। ठीक, अगर आप कंटेंट याद कर लेते हैं, पूरा CPAC आपको याद है और आपको लगता है कि आपने कुछ याद कर लिया आज और आप CSS के स्टूडेंट हैं और बड़ा मज़ा आया आपको कि आपने सारी चीज़ याद कर ली, पेपर में आ जाता है CPAC और आप वहाँ पर जाकर ग्रामर की मिस्टेक कराते हैं, तो आपका सारा जो CPAC है ना वो CPAC में रूल उठ जाएगा और आपको समझ नहीं आएगी क्या करना है उसका। ठीक है जी। व्हाट इज़ द रोल ऑफ इडियोमैटिक एक्सप्रेशन CSS से। अगर किसी को इडियोमैटिक एक्सप्रेशन सही से यूज़ करने आते हैं तो उनको करें। हमें हमेशा सेंटेंस लेवल के ऊपर हमें जाके सिमेंटिक लेवल के ऊपर जाके चीज़ों को ठीक लिखना होता है। सिमेंटिक लेवल क्या होता है कि समटाइम्स बच्चे सोच उर्दू में रहे होते हैं, कर उसकी इंग्लिश रहे होते हैं। आप उर्दू में सोचें लेकिन उसकी लिटरल ट्रांसलेशन ना करें, इडियोमैटिक ट्रांसलेशन करें और इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस को भी यूज़ करें उसके अंदर, कि जिस तरह हमारे पास उर्दू में इडियम्स मौजूद हैं इसी तरह इंग्लिश में मौजूद हैं। आप फिर क्या करें कि उनको फिर उस तरह यूज़ कर लें। इफ़
यू कैन डू दैट, और आपको लगे कि ये मुझे यूज़ करना आता है। अगर आपको इडियम यूज़ नहीं करना आता और आपने वो जुमले में कहीं जानबूझ के उसको धक्के से ऐड करने की कोशिश की, उसे पता लग जाएगा, और दैट वुड बी अ वेरी बैड इंप्रेशन। तो बड़ा सेफली करें अपने ऐसे को, उसको इम्प्रेस ना करें बहुत ज़्यादा, बस उसको सेफ खेलें और उससे आपका काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। हाउ टू टैकल कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स जो कॉन्ट्रोवर्शियल है उनकी तरफ ऐसे ना जाएं, तो ये बेहतर बात है। जैसे वुमेन के अलावा आपके पास कैपिटल पनिशमेंट जैसे टॉपिक्स भी आ जाते हैं। लेकिन अगर आप उनको छेड़ना चाहते भी हैं तो बहुत ही रैशनल किस्म का पॉइंट ऑफ व्यू रखें। रैशनल कैसे कि हमेशा कोई चीज़ रैशनल तब होती है जब उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स बता दिए जाते हैं। और कहीं भी पर्सनल नहीं होना आपने, किसी भी पेपर में, ये सिर्फ ऐसे के लिए नहीं है, किसी भी पेपर में आपने, इस्लामियात का पेपर हो, आपने पर्सनल नहीं होना। गिवन कि आप किस सेक्ट से हैं, आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन है तो आपने करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, पॉलिटिकल साइंस, किसी भी पेपर में आपने इस तरह की कोई चीज़ शो नहीं करनी कि पता चले कोई एफिलिएशन। तो आपने किसी भी तरह की कंट्रोवर्शियल बात करनी ही नहीं है। यानी आपको वो पूछ रहे आपसे वुमेन राइट्स, और अगर आप बताना शुरू कर दें कि जी आज़ादी मार्च होता है यहाँ औरतों का, वहाँ औरतें इस तरह के स्लोगन्स लेकर आ जाती हैं तो इनको शर्म नहीं आती और ब्ला ब्ला, क्योंकि मैंने ऐसे राइटअप्स देखे। तो इफ़ यू डोंट बिलीव इन समथिंग डोंट अटेम्प्ट इट। अब वो चीज़ ठीक है गलत है, दैट इज़ अनदर डिबेट, लेकिन वो कंट्रोवर्शियल चीज़ बन गई ना। अगर आप कंट्रोवर्शियल चीज़ को ठीक से डील नहीं कर पा रहे तो आप उसकी तरफ ना जाएं। और उसको डील करने का तरीका क्या है कि आप फिर थोड़ा सा उस नैरेटिव को ज़रूर फॉलो करें और देखें कि उस पर क्यों लोग बिलीव करते हैं जिस नैरेटिव को पूरी दुनिया मान रही होती है। यानी अगर जेंडर राइट्स पे दुनिया बात कर रही है तो इसका मतलब है कहीं प्रॉब्लम होगा। और अगर लोग बात कर रहे हैं कि दुनिया में डेमोक्रेसी के इश्यूज़ हैं यहाँ पे ईस्टर्न साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर, तो यकीनन होंगे। उस हर चीज़ को कंट्रोवर्शियल बनाने की फिर ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि इन टॉपिक्स में अगेन कुछ बच्चे हैं जिनका इशू होता है कि वो बहस किए बगैर रह नहीं सकते होते, उन्होंने अपना एक पर्सनलाइजेशन अंदर करनी होती है। तो इस चीज़ से आपने अवॉइड करना है। द FPSC नीड्स डिप्लोमेट्स। तो जो डिप्लोमेट्स चाहिए, वो जो डिप्लोमेट होता है वो फिर कैसा होता है कि मतलब वो एक न्यूट्रल सा इंसान होता है, वो गवर्नमेंट का बंदा होता है और उसको जो जहाँ जाता है वो अपने आप को प्रेजेंट करता है उधर के मैं आवाम का बंदा हूँ, बंदा वो पीछे गवर्नमेंट का होता है। तो मैं मिसाल इस सेंस में ये दे रही हूँ, उनको किसी तरह की कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए सुनने के लिए, ठीक है, उनको किसी तरह के कॉलम निगार नहीं चाहिए, ना फिलोसफर्स चाहिए, उनको डिप्लोमेट्स चाहिए। तो आपने वही माइंडसेट रख के इस ऐसे को अटेम्प्ट करना है। तो ये थी इसकी फ़र्स्ट एपिसोड जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को देखा और आंसर किया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में हम मज़ीद क्वेश्चंस को इंशाल्लाह आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच। और दिसंबर तक हमारा डिस्काउंट जो है वो सेशन है, तो आपने अगर हमारे पास पढ़ना हो ऑनलाइन या फिर अकेडमी में तो नीचे गिवन नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।